अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स पार्ट 2 फॉर बीएस फिज़िक्स 6 सेमेस्टर। और ये मैं ग्रिफ्थ की बुक से पढ़ा रही हूँ और ये ग्रिफ्थ की बुक का 4th एडिशन है। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। बेटा सबसे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का पार्ट 2 का जो फर्स्ट टॉपिक है वो है हमारे पास फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हम देखेंगे कि फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है। बेटा 1831 में माइकल फैराडे जो कि एक इंग्लिश फिजिस्ट था, इसने इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का बेसिक लॉ दिया, जो कि जाना जाता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नाम से। और यही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फैराडेज का जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन लॉ है, इसी के प्रिंसिपल पर बहुत सारी हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जो हैं वो वर्क कर रही हैं। फॉर एग्जांपल मोटर्स हो गई, जनरेटर्स, इलेक्ट्रिकल ट्रांसफार्मर्स, इंडक्टर्स वगैरह। बेसिकली ये जो लॉ जो है वो रिलेशनशिप जो है बताता है इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक फील्ड के बिटवीन। ठीक है, मतलब ये हमें बताता है कि इलेक्ट्रिक सर्किट और मैग्नेटिक फील्ड, या आप ये भी कह सकते हो कि ये हमें बताता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का क्या रिलेशन है। ठीक है, तो इसने एक्सपेरिमेंटली ऑब्ज़र्व किया कि जब किसी सर्किट में फ्लक्स चेंज होता है तो फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या होगा, उस सर्किट में ईएमएफ जो है वो इंड्यूस हो जाएगी। लेकिन ये जो ईएमएफ जो है वो अपोज करेगी उस चेंज को जिसकी वजह से ये इंड्यूस हुई है। तो बेटा ये आपने फैराडेज लॉ 12th क्लास में पढ़ा था कि एक सर्किट में जब आप देखें, जब किसी सर्किट में से करंट पास करता है तो वहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। तो जब आप सर्किट के करंट को वेरी करते हो तो फ्लक्स जो है वो मतलब फील्ड जो है वो मतलब वेरी करती है, कभी फील्ड ज़्यादा हो जाती है और कभी कम, और यही जो फील्ड होती है उसको हम फ्लक्स भी बोलते हैं। तो करंट वेरी करने की वजह से फ्लक्स जो है वो भी वेरी करेगा। तो जब फ्लक्स वेरी करेगा तो फ्लक्स में जैसे ही वेरिएशन आई, फ्लक्स चेंज हुआ, तो क्या होगा, सर्किट में ईएमएफ जो है वो इंड्यूस हो जाएगी। ये था फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जो ईएमएफ इंड्यूस हुई है उसको हम बोलते हैं इंड्यूस ईएमएफ, और इस इंड्यूस ईएमएफ की वजह से जो करंट इंड्यूस होगा उसको हम कहेंगे इंड्यूस करंट। बेटा मैथमेटिकली क्या था, क्लोज इंटीग्रल लिया है किसका, ई डॉट डी एल का। इसका डायरेक्ट रिलेशन है माइनस रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। अब यहाँ ई जो है ये हमारे पास इंड्यूस ईएमएफ ले लें आप। ठीक है, इसका डायरेक्ट रिलेशन है किसके साथ, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के साथ। मतलब जितना फ्लक्स ज़्यादा फ्लक्स में चेंज आएगा उतनी ही ज़्यादा ईएमएफ जो है इंड्यूस होगी, और जितना फ्लक्स में कम चेंज आएगा उतनी ही कम ईएमएफ जो है वो इंड्यूस होगी। और यहाँ नेगेटिव साइन जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि इंड्यूस ईएमएफ जो है वो अपोज करती है उस चेंज को जिसकी वजह से ये इंड्यूस हुई होती है। तो बेटा यहाँ प्रोपोर्शनलिटी साइन ख़त्म करेंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और उस कांस्टेंट की वैल्यू अगर हम के ले लें, ठीक है, फ़र्ज़ करें प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को, सॉरी प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म किया, तो यहाँ इसकी जगह मैं के ले लेती हूँ, और के की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूँ तो बेटा क्या आ जाएगा, ई डॉट डी एल जो है वो इक्वल आ जाएगा माइनस डी फ्लक्स ओवर डी टी के। ठीक है, किसके इक्वल आ जाएगा, माइनस डी फ्लक्स ओवर डी टी के। अब देखिए हमें पता है फ्लक्स किसके इक्वल होता है। अगर मैं फ्लक्स को लिखना चाहूँ इंटीग्रल फॉर्म में तो मैं लिखूँगी फ्लक्स इज इक्वल टू सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एस। यहाँ बी जो है वो मैग्नेटिक फील्ड है और एस हमारे पास है सरफेस एरिया। वैसे तो आपको पता है फ्लक्स इक्वल होता है बी डॉट ए के। बी आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, वो आपके पास आ जाती है जो है डिफरेंशियल फॉर्म। ठीक है, जब आप लिखते हैं ना फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट डी ए, तो वो आपके पास आ जाती है डिफरेंशियल फॉर्म, और ये आपके पास है इंटीग्रल फॉर्म। तो फ्लक्स इज इक्वल टू बी डॉट डी एस। तो यहाँ फ्लक्स की वैल्यू पुट कर दें, क्योंकि अब आपके पास ई डॉट डी एल किसके इक्वल आ गया, माइनस डी फ्लक्स ओवर डी टी के, क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करके आपने के लगाया और के की वैल्यू आपने ले ली 1। तो फ्लक्स की जगह क्या आ जाएगा, फ्लक्स की जगह पुट करें बी डॉट डी एस, तो देखिए माइनस डी ओवर डी टी को साइड पे कर दिया और फ्लक्स की जगह क्या आ जाएगा, बी डॉट डी एस। तो ये हमारे पास यहाँ जो ई एम एफ ऑफ द सर्किट, मतलब सर्किट में जो ई एम एफ इंड्यूस हुई है वो किसके इक्वल आ जाएगी, जो है वो इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इनटू सरफेस एरिया। जी बेटा हमारे पास है फैराडेज लॉ। ये सिंपल हमारे पास क्या है, फैराडेज लॉ है। अब और आप ये भी कह सकते हो, ये जो आपके पास इक्वेशन आई है ये आपके पास है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन इंटीग्रल फॉर्म। ठीक है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है फैराडेज लॉ की इंटीग्रल फॉर्म है।
अब आपने क्या करना है, इसकी डिफरेंशियल फॉर्म लिखनी है। तो डिफरेंशियल फॉर्म के लिए आपको क्या करना होगा बेटा, आपको स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करना होगा लेफ़्ट साइड पर। तो बेटा ये है लेफ़्ट साइड, यहाँ आपने क्या करना है, स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करना है। तो जब इस पे स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करोगे तो बेटा ई के साथ जो है वो डेल क्रॉस आ जाएगा, ठीक है। डेल क्रॉस मतलब आपने कर लेना है डेल क्रॉस ई, और डी एल जो है वो चेंज हो जाएगा किसमें, डी एस में, और जो राइट साइड है वो एज इट इज़ रहेगी। तो देखिए बेटा ज़रा ऐसे लिखा हुआ है ना, सरफेस इंटीग्रल डेल क्रॉस ई, इसको बेटा कर्ल बोलते हैं, ठीक है। जब आप क्रॉस के साथ लेते हैं तो वो कर्ल होता है, और जब आप जो है ये डेल्टा जो है वो आप लेते हो डॉट के साथ तो वो होता है डाइवर्जेंस। तो ये डी एस आ जाएगा इज इक्वल टू माइनस डी टी ओवर डी टी बी डॉट डी एस। यहाँ हम चूँकि पूरी सरफेस ले रहे हैं, तो बेटा सरफेस जो कि पूरी सरफेस कंसीडर की है, तो टाइम के साथ साथ शेप में चेंज नहीं आएगा, और इसकी पोजीशन, सरफेस की जो पोजीशन जो है वो फिक्स्ड रहेगी, ठीक है। तो बेटा अब आपने क्या करना है, यहाँ से डेल क्रॉस ई को इंटीग्रल से बाहर ले लें, और यहाँ बी भी इंटीग्रल से बाहर ले लें। पीछे इंटीग्रल ds बचेगा और इधर भी इंटीग्रल ds बचेगा, उस इंटीग्रल को इस इंटीग्रल के साथ काट दें, और आपके पास क्या बचेगा, डेल क्रॉस ई इज़ इक्वल टू माइनस करली बी ओवर करली टी। तो देखिए ये आपके पास आ गया। ये आपके पास है फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इन डिफरेंशियल फॉर्म, ठीक है। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की डिफरेंशियल फॉर्म है, और ये मैक्सवेल की एक इक्वेशन भी है। तो ये हमारे पास था फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब बेटा आपने क्या करना है, अब हमने जो है वो मैक्सवेल इक्वेशंस की डेरिवेशन जो है वो हमने निकालनी है, इंटीग्रल फॉर्म में भी और डिफरेंशियल फॉर्म में भी। बेसिक इक्वेशंस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म विच आर द कलेक्शन ऑफ गॉसिस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी, गॉसिस लॉ ऑफ मैग्नेटिज्म, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शंस एंड एम्पियर्स लॉ फॉर करंट इन द कंडक्टर्स आर कॉल्ड मैक्सवेल इक्वेशंस। बेटा मैक्सवेल इक्वेशंस जो है बेसिकली हमारे पास 4 इक्वेशंस का सेट है, जिसमें आ जाता है गॉसिस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी, गॉसिस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड एम्पियर्स लॉ फॉर करंट। तो ये चारों इक्वेशंस मिलकर क्या कहलाती हैं, मैक्सवेल्स इक्वेशंस। तो यहाँ बेटा क्या है, दीज इक्वेशंस आर पार्ट ऑफ द कंप्रीहेंसिव एंड सिमेट्रिकल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का इम्पॉर्टेंट पार्ट है, विच इज़ असेंशियल टू अंडरस्टूड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ऑप्टिक्स, रेडियो, टीवी ट्रांसमिशन, माइक्रोवेव ओवंस एंड मैग्नेटिकली आयरन्स। ये जो है बेटा लेविएटेड फ्रेंस लिखा हुआ है। तो ये मतलब इन सब को स्टडी करने के लिए हमें मैक्सवेल इक्वेशंस की ज़रूरत पड़ती है। तो बेटा द फर्स्ट मैक्सवेल्स इक्वेशन, ये हमारे पास गॉसिस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। गॉसिस लॉ फॉर इलेक्ट्रिसिटी को ही फर्स्ट इक्वेशन कहा जाता है मैक्सवेल की। तो गॉसिस लॉ क्या कहता है, द गॉसिस लॉ स्टेट्स दैट flux passing through any closed surface is equal to 1 over epsilon times the total charge enclosed by the surface। तो ये भी आपने पढ़ा हुआ है, गॉसिस लॉ पढ़ा है ना आपने, कि गॉसिस लॉ कहता है कि किसी भी क्लोज सरफेस में से जो फ्लक्स पास करता है वो किसके इक्वल होगा, 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द टोटल चार्ज इनक्लोज इन द सरफेस, मतलब सरफेस पे जितना चार्ज होगा उसका 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट टाइम होगा। तो अगर हम मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन की इंटीग्रल फॉर्म हमने निकालनी है, तो बेटा आपको पता है फ्लक्स किसके इक्वल होता है, क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट के, किसके अकॉर्डिंग, गॉसिस लॉ के अकॉर्डिंग। तो अगर मैं इसका जो है हम लोग इंटीग्रल फॉर्म लें, इसकी इंटीग्रल फॉर्म लें, तो बेटा फ्लक्स किसके इक्वल आता है, सिग्मा इंटू डी एस। सिग्मा हमारे पास क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और डी एस आपके पास क्या है, सरफेस एरिया का स्मॉल पैच है। अब इक्वेशन 1 और 2 की बोथ साइड मतलब दोनों की लेफ़्ट साइड पर आपके पास फ्लक्स है, तो हम दोनों को कंपेयर करेंगे। तो बेटा आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ बेटा सॉरी यहाँ आना चाहिए बेटा, ये ई है हमारे पास, ठीक है। आपने सरफेस चार्ज डेंसिटी नहीं है, आपने इसको क्या करना, ई है ये हमारे पास, ई डॉट डी एस या डी एल, आपकी मर्ज़ी है, आप डी एस भी लिख सकते हो और आप डी एल भी लिख सकते हो।
तो मैं यहाँ इसको मतलब डी एल कंसिडर करूँगी। ई डॉट डी एल इज़ इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स किसके इक्वल है? क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट के, और फ्लक्स जो है वो ई डॉट डी एस के इक्वल भी होता है। तो हम क्या करेंगे, 1 और 2 को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ क्या आ जाएगा, ई डॉट डी एल और डी एस इज़ इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट के। ये हमारे पास मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन की इंटीग्रल फॉर्म है। अब हमने क्या करना है, इसकी डिफरेंशियल फॉर्म निकालनी है। द वैल्यू ऑफ द टोटल चार्ज इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर बेटा हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की फॉर्म में टोटल चार्ज लिखना चाहें तो हम लिखेंगे Q इज़ इक्वल टू इंटीग्रल सिग्मा डी वी, ठीक है, या रो डी वी आ जाएगा। ठीक है, रो आपके पास क्या है, ये यहाँ रो जो है हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, रो आपके पास क्या है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो बेटा आपने यहाँ क्या करना है, यहाँ इक्वेशन 3 में Q की वैल्यू पुट करनी है। तो E डॉट डी एस एज इट इज़ इक्वल टू Q की 1 ओवर एप्सिलॉन नॉट को इंटीग्रल ऑफ रो डी वी। ठीक है, और अब हमने क्या करना है बेटा, यहाँ हम अप्लाई करेंगे डाइवर्जेंस थ्योरम। तो E के साथ डेल्टा को मतलब डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे, डेल्टा डॉट E, और बेटा सरफेस एरिया जो मतलब डी एस जो है वो चेंज हो जाएगा डी वी में। ठीक है, डी एस किस में चेंज हो जाएगा, डी वी में, मतलब सरफेस एरिया जो है वो वॉल्यूम में चेंज हो जाएगा जब आप इसका लेंगे डाइवर्जेंस। तो राइट साइड इसकी एज इट इज़ रहेगी क्योंकि आपने डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई किया है लेफ़्ट साइड पर। तो बेटा उसके बाद आपने क्या करना है, ये टर्म जो है आप इसको उस साइड पर ले जाएं। तो ये इधर प्लस हो जाए क्या हो जाएगी माइनस। फिर बेटा आपने क्या करना है, इसमें से डी वी दोनों के साथ डी वी है, डी वी कॉमन ले लें। डी वी कॉमन लिया बेटा, डी वी यहाँ इंटीग्रल से बाहर जाएगा तो वो वी बन जाएगा, वी को उधर जाके डिवाइड किया आपने तो वो ज़ीरो हो जाएगा। तो अब आपने क्या करना है, बोथ साइड जो है वो डेरिवेटिव ले लें इंटीग्रल को ख़त्म करने के लिए। ठीक है, इंटीग्रल को ख़त्म करने के लिए डेरिवेटिव ले, तो आपके पास आ जाएगा डेल्टा डॉट ई माइनस रो ओवर एप्सिलॉन नॉट इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो ये चीज़ बन गई। अब ये माइनस है उधर जा क्या हो जाएगा प्लस। इट इज़ कॉल्ड डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन। ये मैक्सवेल की फर्स्ट इक्वेशन बन गई। हम इसको ये भी लिख सकते हैं डेल्टा डॉट डी इज़ इक्वल टू रो वी। तो ये कैसे आई है ज़रा ये देखें, यहाँ हम लिख रहे हैं डी किसके इक्वल है, एप्सिलॉन नॉट ई के। डी किसके इक्वल है, एप्सिलॉन नॉट ई के। तो यहाँ अगर डी इज़ इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ई है, तो अगर हम यहाँ रुकिए बेटा एक मिनट, डी किसके इक्वल है, एप्सिलॉन नॉट ई के। एप्सिलॉन नॉट ई के है तो बेटा इसको हम उधर लेके प्लस हो गया, यहाँ ई नोट डिवाइड हो रहा है उधर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ई एप्सिलॉन नोट आ जाएगा, ई एप्सिलॉन नोट की जगह हम डी पुट कर देंगे और डेल्टा जो है वो साथ एज इट इज़ लगा देंगे और ये किसके इक्वल आ जाएगा रो वी के। अब है सेकंड मैक्सवेल इक्वेशन, गॉसिस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म। बेटा गॉसिस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म क्या कहता है, द गॉसिस लॉ फॉर मैग्नेटिज्म स्टेट्स दैट नेट फ्लक्स ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ क्लोज सरफेस इज ज़ीरो। नेट फ्लक्स जो होगा वो क्या होगा, पूरे सरफेस के लिए क्या आ जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा। या आप ये भी कह सकते हो कि मोनोपोल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते। तो यहाँ हमने क्या लेना है, यही बात उसने की है, इंटीग्रल किसका लेना है, बी डॉट डी एस का, ये किसके इक्वल आएगा ज़ीरो के। तो इसका मतलब है कि नेट फ्लक्स होगा किसी क्लोज सरफेस के लिए, मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा ज़ीरो के। या आप ये भी कह सकते हो कि मोनोपोल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब एक पोल नहीं हो सकता, उसका मतलब एंटी होना ज़रूरी है। इट इज़ द इंटीग्रल फॉर्म ऑफ द मैक्सवेल सेकेंड इक्वेशन। ये मैक्सवेल की सेकेंड इक्वेशन है, सेकेंड इक्वेशन की इंटीग्रल फॉर्म है। तो बेटा अब आपने क्या करना है, अब आपने लेफ़्ट साइड पर डाइवर्जेंस थ्योरम लगाना है। तो अगेन क्या हो जाएगा, आप इसके साथ डेल्टा लगा दोगे और डी एस जो है वो डी वी में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब सरफेस एरिया किस में चला जाएगा, वॉल्यूम में चला जाएगा। अगेन आप इसको मतलब बहुत साइड डेरिवेटिव ले लें तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रल जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो डेल डॉट बी किसके इक्वल आ जाएगा, ज़ीरो के। तो ये आपके पास जो है मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन की डिफरेंशियल फॉर्म आ गई। आपने उसकी इंटीग्रल फॉर्म भी निकाल ली और डाइफ्रैक्शनल जो है डिफरेंशियल फॉर्म जो है वो भी निकाल ली। अब आपने क्या करना है, अब आपने मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन निकालनी है जिसको हम फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं। ये भी मैंने पढ़ाया आपको, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, हम इसको दोबारा देखने जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस ईएमएफ किसके इक्वल आती है, माइनस एन रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स है। तो हमें पता है कि इंड्यूस ईएमएफ किसके इक्वल आती है, ई डॉट डी एल के, और फ्लक्स किसके इक्वल होता है, बी डॉट डी एस के।
और अब आपने क्या करना है, यहाँ इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू पुट करनी है और फ्लक्स की वैल्यू जो है वो पुट करनी है। तो इंड्यूस ईएमएफ की वैल्यू पुट की तो ई डॉट डी एल आपके पास आ गया माइनस एन, और फ्लक्स की वैल्यू पुट की तो बी डॉट डी एस ओवर डी टी आ गया। अब आपने क्या करना है, माइनस भी बाहर निकालना है इंटीग्रल से, एन बी और डी ओवर डी टी बी, अंदर क्या बचा बी डॉट डी एस। अगर हम सिंगल टर्म ले रहे हैं तो एन की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, तो यहाँ से एन जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो बेटा पीछे क्या बचेगा, यहाँ से एन की वैल्यू पुट 1 पुट की तो क्या आपके पास आ जाएगा ई डॉट इंटीग्रल ई डॉट डी एल इज़ इक्वल टू डी ओवर डी टी पी डॉट डी एस। तो ऐसे बेटा क्या करें, इस साइड से आप ई को बाहर निकाल लें, ठीक है, इधर से ई को बाहर निकाल लें। सॉरी बेटा यहाँ ना सॉरी बेटा जो है ना फेरेडेस लॉ थर्ड इक्वेशन है मैक्सवेल की, वो वही है जो शुरू में मैंने करवा दी, इसलिए मैंने इसको दोबारा से देखा है, दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो वही उसकी थर्ड जो मैंने अभी शुरू में करवाया ना, फर्स्ट जो टॉपिक करवाया फेरेडेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, तो वही हमारे पास जो है वो मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन है। ठीक है, हम थर्ड इक्वेशन में वही सारा लिखेंगे। तो अब हम करते हैं फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन, एम्पियर्स लॉ है। The magnitude of the magnetic field at any point is directly proportional to the strength of the current and inversely proportional to the distance of the point from the straight conductor is called Ampere's law। बेटा अम्पेयर्स लॉ क्या कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड होगी एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर, इसका डायरेक्ट रिलेशन होगा करंट के साथ। ठीक है, जितना ज़्यादा करंट पास करेगा उतनी ही ज़्यादा जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसकी मैग्नीट्यूड होगी, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द स्ट्रेट कंडक्टर, और इसका इन्वर्स रिलेशन होगा किसी डिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, मतलब कंडक्टर से डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो बेटा मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कम होगी, डिस्टेंस कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड जो है वो ज़्यादा होगी। मतलब ये कहना चाह रहा है कि करंट ज़्यादा पास करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगी, और अगर कंडक्टर से डिस्टेंस जो है वो ज़्यादा होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की मैग्नीट्यूड कम होगी, और अगर डिस्टेंस कम होगा तो मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नीट्यूड जो है वो ज़्यादा होगी। तो बेटा अगर हम अम्पेयर्स लॉ को लिखना चाहें तो हम लिखेंगे इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज़ इक्वल टू म्यू नॉट आई। ये हमारे पास मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन की इंटीग्रल फॉर्म है। हमें पता है आई किसके इक्वल होता है, जे डॉट डी एस। बेटा ये आपने इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म कोर्स 2 में पढ़ा हुआ है, फर्स्ट में भी पढ़ा हुआ है। आई इज़ इक्वल टू जे डॉट डी एस। जे हमारे पास एक करंट डेंसिटी, ठीक है, और एस आपको पता है सरफेस एरिया है। तो अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 में आई की वैल्यू पुट करनी है, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई की जगह पुट कर दे जे डॉट डी एस। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड मतलब यहाँ आपने स्टोक थ्योरम अप्लाई करना है, तो स्टोक थ्योरम अप्लाई करोगे तो बेटा क्या होगा, बी का जो है वो डेल के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लोगे और आपका जो डी एल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा डी एस में। ठीक है, डी एस में, या आप इसको डी ए भी कह सकते हैं, एरिया में भी कन्वर्ट हो सकता है और सरफेस एरिया में भी। एस लगाना चाहो एस लगा सकते हो, ए लगाना चाहो तो ए लगा सकते हो, क्योंकि जब आप डाइवर्जेंस लेते हो तो लेंथ जो है वो कन्वर्ट हो जाती है वॉल्यूम में, लेकिन अगर आप स्टोक थ्योरम लगाते हो तो वो एरिया में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, डेल क्रॉस बी डी एस आ जाएगा, और ये टर्म जो है वो एज इट इज़ आ जाएगी। अब बेटा आपने क्या करना है, ये प्लस है टर्म उधर जाके आ जाएगी माइनस। अब यहाँ आप अगेन ऐसा ही करेंगे, इसमें जो है इसको एक ही इंटीग्रल में लिख लें और डी एस जो है वो कॉमन ले लें। तो जब आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे, ठीक है, बोथ साइड इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ख़त्म हो जाएगा, तो पीछे बचेगा डेल क्रॉस बी इज़ इक्वल टू ये माइनस म्यू नोट होता जाए क्या हो जाएगा, प्लस म्यू नोट हो जाएगा। तो बेटा यहाँ म्यू नोट मल्टीप्लाई हो रहा है तो जा क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो डेल क्रॉस बी ओवर म्यू नोट किसके इक्वल आ जाएगा, जे के इक्वल आ जाएगा। एक तो ये आपके पास जो है ना डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नोट जे, ये आपके पास आ गई है डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ फोर्थ मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है, और आप इसको जो है वो एच की फॉर्म में लिख सकते हो। तो यहाँ ये क्या कैसी आएगी, आपने क्या करना है, म्यू नोट यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो डेल क्रॉस बी ओवर म्यू नोट इज इक्वल टू जे आ जाएगा। तो यहाँ आपके पास बी किसके इक्वल होता है, म्यू नोट एच के। ठीक है, बी इज इक्वल टू म्यू नोट एच के। यहाँ आपके पास बी ओवर म्यू नोट है, तो बेटा म्यू नोट इधर मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड कर दें, तो बी ओवर म्यू नोट किसके इक्वल आ जाएगा, एच के आ जाएगा। ठीक है, ये आपके पास क्या है, एच आपके पास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी है,
और आपको पता है बी जो है आपके पास फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इंटेंसिटी है, और म्यू नोट जो है वो कांस्टेंट है। तो बेटा क्या होगा, एच आपने बी ओवर म्यू नोट की जगह आपने क्या पुट करना है, एच। तो डेल क्रॉस एच किसके इक्वल आ जाएगा, जे के इक्वल आ जाएगा, और एच क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। अब हम मैक्सवेल की जो 4 इक्वेशंस हम देखें, इनकी डिफरेंशियल फॉर्म को या इनको कलेक्टली देखते हैं हम लोग। दस फॉर वी हैव द फॉलोइंग फॉर मैक्सवेल इक्वेशंस इन डिफरेंशियल फॉर्म। डेल डॉट इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट और रो टोटल, जिसे गॉसिस लॉ बोलते हैं। और डेल डॉट बी इज इक्वल टू 0, नो मैग्नेटिक मोनोपोल, नो मैग्नेटिक चार्जेस। डेल क्रॉस ईच है वो माइनस कर्ली बी ओवर कर्ली टी है, ये फैराडेज लॉ है। और लास्ट वन है डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू म्यू नॉट जी, ये हमारे पास है एम्पियर्स लॉ। However, there is a problem with this set of equations, as we know that divergence of curl is always 0। देखिए ये divergence है ना, अगर मैं इसका कर लूँ, इनका कर लेती हूँ, मतलब इससे डेल क्रॉस डेल डॉट ई, ठीक है, इसका मैं कर लेती हूँ, या मैं इस पर स्टोक्स थ्योरम अप्लाई करती हूँ, तो बेटा इससे क्या होगा, ये ज़ीरो हो जाएंगे। ठीक है, जब डाइवर्जेंस का कर लिया जाता है तो वो किसके इक्वल आता है, ज़ीरो के इक्वल आता है। अब ज़रा यहाँ देखें, इसका मैं कर लेने लगी हूँ। डेल डॉट इज़ इक्वल टू जो है रो ओवर एप्सिलॉन नॉट, तो इसके साथ मैं क्या करूँगी, डेल डॉट डेल क्रॉस ई। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ द कर्ल आप यूँ भी लिख सकते हो, डेल क्रॉस इसे कर दें इसे, ठीक है, ये डेल क्रॉस कर दें, बल्कि नहीं देखें इस पे थर्ड और फोर्थ पे, सॉरी बेटा वो थर्ड और फोर्थ पे डाइवर्जेंस लगा रहा है, तो डेल क्रॉस ई है, तो डेल क्रॉस ई पर आपने क्या किया, डाइवर्जेंस लगा दिया। ठीक है, डॉट ले लिया, अगर वो स्टॉक्स वो कर लगाता है तो वो उसके लिए क्रॉस के साथ आपने मल्टीप्लाई करना था। तो डेल डॉट डेल क्रॉस ई इज़ इक्वल टू बेटा डेल एज इट इज़, और ये देखिए ये किसके साइड पे है, डेल डॉट, और इसके साथ राइट साइड पे क्या आ जाएगा, माइनस कर्ली बी ओवर कर्ली टी। बेटा ऐसा करें, माइनस कर्ली ओवर कर्ली टी को साइड पे कर लें और डाइवर्जेंस किसका, बी का ले लें, तो देखिए ये चीज़ क्या हो जाएगी, ज़ीरो हो जाएगी। और लेफ्ट साइड इज़ ज़ीरो बिकॉज डाइवर्जेंस ऑफ द कर्ल इज़ ज़ीरो, राइट साइड इज़ ज़ीरो बाय विर्चू ऑफ द इक्वेशन। यहाँ देखिए आपने पढ़ा है डेल डॉट बी इज़ इक्वल टू ज़ीरो, ये चीज़ तो वैसे ही ज़ीरो हो जाएगी, क्यों, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, आप कर्ल का डाइवर्जेंस ले रहे हो, और यहाँ डेल डॉट बी ऑलरेडी ज़ीरो है, तो बेटा क्या हो जाएगा, दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी, ज़ीरो। उसके बाद बट वी डू बट व्हेन यू डू समथिंग विद इक्वेशन 4, अगर हम इक्वेशन 4 की बात करते हैं, इसको लेते हैं, इसकी भी मतलब मैं इसका भी डाइवर्जेंस लेती हूँ और इसका भी डाइवर्जेंस लेती हूँ, तो देखिए क्या होता है, डेल डॉट डेल क्रॉस बी इज इक्वल टू डेल डॉट म्यू नॉट जी, ये तो हो जाएगी टर्म ज़ीरो, लेकिन ये ज़ीरो नहीं होगी। ठीक है, ये कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। अब क्या करेंगे, फॉर स्टेडी करंट डेट डॉट जी इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर स्टेडी करंट है, करंट जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ फ्लो कर रहा है, तब तो बेटा डेट डॉट जे जो है वो ज़ीरो हो जाएगा। लेकिन अगर करंट जो है वो कांस्टेंट स्पीड के साथ मूव नहीं कर रहा, तो तब करंट डेंसिटी जो है वो कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकती। स्टेडी करंट मीन्स कांस्टेंट करंट नॉट वेरी विद टाइम, if just as many negative as positive charges move across a unit area in the same direction per second, then current density is zero. However, for time varying situation, the continuity equation total charge conservation जो है del dot g is equal to minus कर्ली रो ओवर कर्ली टी नोट इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, अगर आप वेरिंग करंट की बात कर रहे हो तो तब तो डेंसिटी ज़ीरो नहीं होगी, तो बेटा ये तो बहुत बड़ा मसला बन गया कि एक साइड उसकी ज़ीरो हो गई है, दूसरी जो है वो ज़ीरो नहीं हो रही। तो जबकि अगर हम पीछे बात कर रहे हैं कि अगर हम लेफ़्ट साइड जो है, मतलब लेफ़्ट साइड जो है वो मस्ट बी इक्वल टू राइट साइड, लेकिन यहाँ तो बिल्कुल ही सूरत हाल बदल गई है, तो इसको हमें थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। इसको क्या करना होगा, थोड़ा सा मॉडिफाई करना होगा। बेटा एक सर्किट लेते हैं और इस सर्किट में एक बैटरी लगी हुई है, एक कैपेसिटर है, और एक आपने एम्पीरियन लूप जो है वो कंसीडर कर लिया है। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, ये आपने बेटा लेट्स अम्पेयर्स लॉ इन द इंटीग्रल फॉर्म फॉर द केसेस ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लिखना चाहे तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इन क्रॉस के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए अगर मैं लिखना चाह रही हूँ, अब
बेटा देखें, जब बैटरी में से करंट जो है वो, मतलब बैटरी लगाई है, बैटरी की वजह से क्या होगा, सर्किट में से करंट पास करेगा। सर्किट में से करंट पास किया तो क्या होगा, यही करंट जो है वो एम्पीरियन लूप में से भी गुजरेगा। तो फ्लक्स, मतलब कभी करंट जो है वो ज़्यादा होगा, कभी करंट जो है वो कम होगा, तो यहाँ फ्लक्स चेंज हो जाएगा। तो फ्लक्स चेंज होने की वजह से क्या होगा, ईएमएफ जो वो इंड्यूस हो जाएगी। तो लेकिन जितना, और ईएमएफ इंड्यूस होने की वजह से करंट जो है वो इंड्यूस होगा। करंट, यहाँ जितना करंट इंड्यूस होगा वो डिपेंड करता है कि आपने सर्किट को करंट दिया कितना है। जितना करंट आप दोगे उतना ही करंट जो है वो इंड्यूस होगा। ठीक, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि करंट जो है, जो करंट इंड्यूस हुआ है वो किसके इक्वल है, टोटल करंट के इक्वल है। लेकिन अगर हम ये वाली सूरत हाल लेते हैं कि इम्पीरियल लूप को आप यहाँ से उठाकर प्लेट्स के अंदर रख देते हैं, तो क्या तब लूप में से करंट पास करेगा? नो। तो तब जो इंड्यूस करंट होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। इस केस में क्या हो रहा है कि जितना करंट हम दे रहे हैं उतना ही करंट इंड्यूस हो रहा है। क्यों? क्योंकि एम्पीरियल लूप में से करंट, मतलब फ्लक्स पास कर रहा है। लेकिन जब आप इस सर्किट को देखते हैं तो यहाँ आपने क्या किया, एम्पीरियल लूप को उठा के प्लेट्स, कैपेसिटर प्लेट के अंदर रख दिया। तो अब तो बेटा प्लेट में से एम्पीरियल लूप में से करंट पास नहीं करेगा। जब करंट पास ही नहीं करेगा तो इंड्यूस करंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो यही उसने लिखा हुआ है कि बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नोट आई इन क्लोज इज इक्वल टू ज़ीरो। We never had this problem in the magnostatic because when the charge is piling up somewhere. अब यहाँ मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि मतलब ऐसी सिचुएशन में हमें एक ऐसी टर्म की ज़रूरत है। ठीक है, हमें एक ऐसी टर्म ऐड करनी पड़ेगी अम्पेयर्स लॉ में जिसकी वजह से हमारा टोटल सम जो है वो ज़ीरो ना आए। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमने क्या करना है ना, अब अम्पेयर्स लॉ को फिक्स करना है। तो हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी लेते हैं, डेल डॉट जी इज इक्वल टू माइनस करली रो ओवर करली टी। गॉसिस लॉ के अकॉर्डिंग डेल डॉट ई किसके इक्वल आता है, रो ओवर एप्सिलॉन नॉट के। तो यहाँ से रो निकालूंगी तो एप्सिलॉन नॉट उधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। रो इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डेल डॉट ई के। अब रो की वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे, तो डेल डॉट जे इज इक्वल टू म्यू नॉट करली ओवर करली टी, और रो की जगह क्या आ जाएगा, डेल डॉट ई, और ये म्यू नोट मैंने एप्सिलॉन नॉट जो है वो पहले लिख लिया। अब बेटा आपने क्या करना है, डेल्टा को बाहर निकालना है, ई नॉट इंटू डेल्टा करली ओवर करली टी। यहाँ ये जो आपके पास है ई नॉट करली ई ओवर करली डी टी जो है वो जे डी के बराबर है। ये हमारे पास है मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट। जे डी क्या है, मैक्सवेल डिस्प्लेसमेंट करंट। तो अगर हम ये टर्म जे डी मैक्स जो आपके पास अम्पेयर्स लॉ आया है उसमें हम ये टर्म ऐड कर दें तो उससे ये फ़ायदा, मुझसे हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अभी देखा ना कि फिर उससे उस वक्त क्या होगा, फिर जब आप उस पर डाइवर्जेंस थ्योरम लगाओगे, डाइवर्जेंस थ्योरम लगाओगे उससे क्या होगा, बोथ साइड जो है वो इक्वल आ जाएंगी। अगर लेफ्ट साइड ज़ीरो के इक्वल आएगी तो राइट साइड भी ज़ीरो के इक्वल आ जाएगी। तो अगर हम ये टर्म ऐड नहीं करते तो उस वक्त लेफ़्ट साइड जो है वो राइट साइड के इक्वल नहीं आएगी। तो हम अब क्या करने जा रहे हैं, हम अम्पेयर्स लॉ में ये टर्म डेल्टा एप्सिलॉन नॉट करली ओवर करली टी जो है वो ऐड करने जा रहे हैं। तो बेटा देखिए अम्पेयर्स लॉ क्या था, डेल क्रॉस बी म्यू नोट जे के इक्वल था। तो हम क्या करेंगे, जे प्लस एप्सिलॉन नॉट करली ओवर करली टी जो है वो ऐड कर देंगे। अब ज़रा देखें, अब इसके ऊपर डाइवर्जेंस लगा के देखते हैं तो क्या अब ज़ीरो, आंसर ज़ीरो आता है, क्योंकि हमने इस चीज़ को प्रूव करना है कि कर्ल का जो डाइवर्जेंस होता है वो हमेशा ज़ीरो आता है। तो आपने इक्वेशन 3 पे लगा के देखा तो उसने इसको सेटिस्फाई किया, लेकिन जब इक्वेशन 4 पे लगा के देखा तो लेफ़्ट साइड तो हो गई ज़ीरो लेकिन राइट साइड ज़ीरो ना हुई। तो अब हमने क्या किया है, उसको ज़ीरो करने के लिए हमने इसमें टर्म ऐड कर दी है एप्सिलॉन नॉट करली ओवर करली। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या डाइवर्जेंस लगाने से अब इक्वेशन जो है वो सेटिस्फाई होती है या नहीं। तो देखिए इस साइड पे डाइवर्जेंस लिया और इस साइड पे डाइवर्जेंस लिया, तो ये डेल डॉट डेल क्रॉस बी हो गया इज इक्वल टू म्यू नॉट, इसके साथ डेल डॉट जे आ गया प्लस म्यू नॉट, ये बेटा म्यू नॉट अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इसके साथ भी एप्सिलॉन नॉट और करली ओवर करली टी साइड पे कर दिया, डाइवर्जेंस के साथ इसको मतलब मल्टीप्लाई कर दिया। तो बेटा क्या आ जाएगा, ये चीज़ तो होगी ज़ीरो।
अब ये आपको पता है डेल डॉट जे आपके पास क्या इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी है। अब बेटा यहाँ जो है ना म्यू नोट, आपको पता है सी इज इक्वल टू 1 ओवर म्यू नोट एप्सिलॉन नोट का स्क्वायर रूट होता है। तो स्क्वायर रूट को ख़त्म करने के लिए स्क्वायर लें तो सी किसके इक्वल आ जाएगा, म्यू नोट सी स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू नोट एप्सिलॉन नोट के इक्वल आ जाएगा। आपको म्यू नोट की वैल्यू चाहिए तो बेटा म्यू नोट को नहीं, यहाँ आपके पास क्या है, म्यू नोट एप्सिलॉन नोट है। बेटा यहाँ ये डिवाइड हो ऊपर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो म्यू नोट एप्सिलॉन नोट किसके इक्वल आ जाएगा, 1/c स्क्वायर के। तो यहाँ पुट कर दें म्यू नोट एप्सिलॉन नोट की जगह क्या आ जाएगा, 1/c स्क्वायर के। अब एप्सिलॉन नोट के साथ कैंसिल आउट, तो पीछे क्या बचेगा, म्यू नोट, ठीक है, म्यू नोट कर्ली रो ओवर कर्ली टी। और बेटा डेल डॉट जे का आपने पढ़ा है, डेल डॉट जे किसके इक्वल आपने लिया था, माइनस कर्ली रो ओवर कर्ली टी के। तो देखिए दोनों एक जैसी नहीं है, एक प्लस में आ गई एक माइनस में, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 0। और हमें इसी चीज़ की ज़रूरत थी। तो बेटा ये हमारे पास जनरलाइजेशन थी अम्पेयर्स लॉ की, ठीक है, क्योंकि अम्पेयर्स ने जो लॉ दिया था उसके अकॉर्डिंग जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आ रही थी अगर हम उसका डाइवर्जेंस लेते हैं। तो फिर मैक्सवेल ने इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की, उसने इसमें जो है करंट डेंसिटी टर्म जो है वो ऐड की, ठीक है, जो क्या थी, जे म्यू नो एप्सिलॉन नोट कर्ली ई ओवर कर्ली टी। तो ये टर्म ऐड करने से जब हमने डाइवर्जेंस अप्लाई किया तो हमारा आंसर जो है वो 0 आ गया, और इसी आंसर की हमें ज़रूरत थी। तो बेटा आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप लोग पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।